हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी में 8th चैप्टर को पढ़ रहे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन स्टूडेंट, इसमें एक टेबल बची हुई थी चैप्टर के लास्ट में, जिसमें कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स को उनके सब्जेक्ट मैटर के साथ दिया गया है। तो स्टूडेंट, एक बार हम इन सारे आर्टिकल्स को स्टडी कर लेते हैं और इनको रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं। स्टूडेंट, डीपीएसपीज जो हैं उसको हम उसके अंदर आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक के जितने भी आर्टिकल हैं ये सब आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 36 को। उसमें कहा गया है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट को डिफाइन किया गया है। और स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि जो आर्टिकल 12 है उसके थ्रू क्या बताया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आर्टिकल 12 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 है, और वहीं जो आर्टिकल 36 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों के सब्जेक्ट मैटर में एक सिमिलरिटी है। इसको आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखेंगे कि आर्टिकल 12 का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम अपना यहाँ पर तो हम डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 36 है वो स्टेट को डिफाइन करता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो है आर्टिकल 37, जिसमें कि बताया गया है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं और उसके जो भी सिग्निफिकेंस हैं उसको आर्टिकल 37 में डिस्क्राइब किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिया गया है उनके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, इसको आर्टिकल 37 में बताया गया है। स्टूडेंट, उसके बाद जो आर्टिकल 38 है उसमें कहा गया है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये कहा गया है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए एक सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना चाहिए, ताकि ऐसा सोशल ऑर्डर का प्रमोशन किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा जो कि क्या हो, लोगों की भलाई के लिए हो, लोगों के वेलफेयर के लिए हो। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 39, जिसका सब्जेक्ट मैटर है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा जो क्या होती है, जो डिफरेंट जो पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, उन सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो स्टेट के द्वारा जो पॉलिसीज़ फॉलो की जाती हैं उनको आर्टिकल 39 में दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 39A, जो कि बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, इसको तो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। आर्टिकल 39A जो कि क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को प्रमोट करता है, जिससे कि कोई अगर पुअर पर्सन है तो उसको भी क्या मिल सके, इक्वल जस्टिस मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40। जो 40th आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो आर्टिकल 39A है वो भी क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रोविज़न स्टेट के द्वारा किया जाता है। जबकि जो आर्टिकल 40 है उसमें क्या है, विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो ये हमने आर्टिकल 40 को पढ़ लिया, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जो विलेज पंचायत हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को, उनके एस्टेब्लिशमेंट को किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये हम आर्टिकल 40 के अंदर पढ़ते हैं। विलेज पंचायत का फॉर्मेशन कैसे किया जाना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 41, जो कि बताता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही है, जो कि क्या देता है, राइट टू वर्क देता है, राइट टू एजुकेशन देता है एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें कि कुछ स्टेट्स में क्या प्रोविज़न किए गए हैं, कुछ स्टेट्स में जो ओल्ड एज के पर्सन हैं, जो कि 65 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है, उनको पेंशन देने का प्रोविज़न किया गया था। तो ये क्या है, अंडर आर्टिकल 41 आता है।
जो कि स्टेट के द्वारा किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 42, जिसमें कि दिया गया है कि प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसमें कहा गया है कि जो भी क्या है, अगर कोई भी वर्कर हैं जो भी काम करते हैं, उनकी काम करने की जो कंडीशन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए और वो जस्ट होनी चाहिए और ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। और अगर कोई भी लेडी वर्कर्स हैं या विमेन वर्कर्स हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनको मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है, उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43, जो बताता है कि लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। वो कॉन्सेप्ट देता है कि जो वर्कर्स हैं उनको क्या है, एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट में वेज मिलनी चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी लिविंग को, अपनी अर्निंग्स को, अपनी लाइवलीहुड को ठीक प्रकार से चला सकें। और ये प्रोविज़न किया गया है अंडर आर्टिकल 43, जिसमें कि बताया गया है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43A, जिसमें कि बताया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसमें बताया गया है कि जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले, उनका जो कि मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज़ के, उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43 ये कहता है कि जो भी वर्कर्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पार्टिसिपेशन को सिक्योर कराना चाहिए, किसमें, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसमें भी जो वर्कर्स हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और ये हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 43A। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 43B, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 43B किससे रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 44, जिसमें हम स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, जिसमें भी क्या है, जो सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या हो, सभी लोगों के लिए बिना क्या है रिलीजन और रेस वगैरह का जो भी है, बिना उसके डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोगों के लिए क्या हो, सेम रूल हो। तो ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है, जो कि अपने इंडिया में अभी सिर्फ एक ही स्टेट में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एप्लीकेबल है, जो कि गोवा स्टेट में है, ठीक है। और जगह क्या है, और स्टेट में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, जो हिंदूज़ के अपने सारे मैटर्स होते हैं वो हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो क्या होते हैं, जो मुस्लिम्स के अपने मैटर्स होते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, अभी क्या है, अभी ये सिचुएशन नहीं आई है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगाया जा सके। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। आर्टिकल 45 जो कि क्या हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 6 years से कम होती है, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए प्रोविज़न को देता है, और साथ ही जो 6 years से कम के बच्चे हैं उनको एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के प्रोविज़न्स को देता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 46 कहता है कि क्या किया जाना चाहिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और जो अदर वीकर सेक्शंस हैं, उनके जो एजुकेशनल इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये कहा गया है
आर्टिकल 47 के अंडर कि स्टेट की यह ड्यूटी बनती है कि क्या करना चाहिए, उसको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना चाहिए, पोषण के स्तर को बढ़ाना चाहिए और क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाना चाहिए और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। अंडर आर्टिकल 47 इसको दिया गया है, जिसमें कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाने की बात की गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने की बात की गई है और साथ ही पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की बात अंडर आर्टिकल 47 में की गई है और इसको स्टेट की ड्यूटी बताया गया है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 48, जिसमें कि बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 है, उसमें बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए और उसी प्रकार जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें भी क्या है, मॉडर्न साइंस की टेक्निक्स का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा अंडर आर्टिकल 48 कहा गया है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 48 ए। ठीक है, अंडर आर्टिकल 48 ए क्या प्रोविज़न किए गए हैं, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो आर्टिकल 48 ए है उसमें बताया गया है कि जो क्या हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं उनका सेफ गार्ड किया जाना चाहिए और साथ ही जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए और इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 48 ए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने के लिए या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट मैटर कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आप कहेंगे अंडर आर्टिकल 48 ए ये प्रोविज़न किए गए हैं स्टेट के द्वारा कि स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि क्या करना होगा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना होगा और साथ ही जो हमारे फॉरेस्ट हैं और जो हमारी वाइल्ड लाइफ हैं उनके सेफ गार्ड के लिए स्टेप्स उठाने होंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 49 कहता है कि जो भी क्या हैं, हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी स्मारक हैं, जो भी प्लेसेस हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मीन्स कि नेशनल इम्पोर्टेंस के राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं या फिर जो भी वस्तुएं हैं, उन सब का क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, उन सबको संरक्षित किया जाना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 49 बताया गया है और उसके प्रोविज़न्स को किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए या फिर ऐसे प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के हों उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल दिया गया है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल नंबर 49 को दिया गया है, जो कि हमारे देश में जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, जो भी प्लेसेस हैं, जो स्थान हैं और जो भी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोविज़न्स को बताता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 50, जिसमें कि हमने पढ़ा था इसको कि आर्टिकल 50 के थ्रू क्या कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स को जुडिशरी से सेपरेट कर दिया गया। पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि पहले क्या होता था, जो एग्जीक्यूटिव्स होते थे डिस्ट्रिक्ट्स में उनके पास क्या होती थी, कुछ जुडिशियल पावर्स भी उनको दी जाती थी, लेकिन आर्टिकल 50 जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया तो उसके थ्रू क्या हुआ, जो जुडिशरी है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया और दोनों के अलग अलग फंक्शंस कर दिए गए। उसके बाद स्टूडेंट जो DPSP है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 51।
ठीक है, जो कि आर्टिकल 51 है, उसका सब्जेक्ट मैटर है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें कि बताया गया है कि जो इंटरनेशनल पीस है और जो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए और वैश्विक स्तर पर जो शांति है और जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये हमारे सारे आर्टिकल्स थे जो कि हमने DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जिनको हमने स्टडी कर लिया। और स्टूडेंट, इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 36 तो स्टेट को डिफाइन करता है, आपको बताना है कि आर्टिकल 12 का सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने सारे सब्जेक्ट मैटर्स को और ऐसे आर्टिकल्स जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते थे, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते थे, उनको हमने एक बार स्टडी कर लिया, फिर से रिवाइज कर लिया। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर अभी का यहीं तक रखते हैं और जो हमारा 8th चैप्टर है अब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम 9th चैप्टर को, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।